अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं राव वाइस। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मैं अपने गांव में डाकिया का काम किया करता था। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन की जितनी अहमियत है उतनी ही अहमियत उस वक्त डाकिया की हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त ना तो हमारे गांव में फ़ोन हुआ करते थे और ना ही बिजली। उस वक्त लोग डाकिया को बहुत ज़्यादा इज्जत दिया करते थे। साथ ही साथ डाकिया का भी उस वक्त काफ़ी काम हुआ करता था। दरअसल कुछ यूँ हुआ कि उस वक्त हमारे गांव के डाक ऑफिस में दो डाकिया हुआ करते थे, एक मैं और एक भरत। मगर भरत की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से डाक ऑफिस का पूरा भार मेरे सर पर आ गया था। डाक ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा चिट्ठियाँ जमा होने लग गई थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी देर तक घर जा जाकर चिट्ठियाँ पहुँचानी पड़ती। हालांकि उस वक्त गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे, मगर दो लोगों का काम मुझे अकेला ही ख़त्म करना पड़ता। उसके बाद ही मैं डाक ऑफिस बंद कर पाता। उसमें मुझे डर वर नहीं लगता था, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि इस बात के बाद मुझे इतना डर लगेगा कि मुझे इस डाकिया का काम ही छोड़ना पड़ेगा। खैर, एक दिन सुबह काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने काफ़ी सारी चिट्ठियाँ घरों में पहुँचा दी और बाकी बची चिट्ठियों को देखा तो उनका पता दूसरे गांव का था, मगर उन्हें आज की आज पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। जिसके बाद मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त उस वक्त दोपहर के 3:30 बज रहे थे। लिहाजा मैं सारी चिट्ठियों को लेकर दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा। हमारे गांव से साथ वाला गांव पैदल चलकर जाने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगता था, तो मुझे काफ़ी पैदल चलना पड़ता। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने मन ही मन में सोचा, क्यों ना रामू की दुकान पर चाय पीकर आगे चला जाए। इतना सोचकर मैं रामू की दुकान पर चाय पीने चला गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था, तभी रामू ने कहा, क्या डाकिया साहब आज किधर जा रहे हैं? जिस पर मैंने कहा, आज मैं शामपुर गांव जा रहा हूं। तो शामपुर गांव का नाम सुनकर रामू एकदम चुप हो गया और फिर अचानक अपनी चुप छोड़ तोड़ते हुए बोला, डाकिया साहब वापस लौटते लौटते तो आपको काफ़ी रात हो जाएगी। ज़रा संभल कर आइए भाई, संभल कर आइएगा, क्योंकि इस गांव का रास्ता कुछ ठीक नहीं है। इस पर मैंने कहा, ये क्या बकवास कर रहा है तो तुझे पता है ना मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलने के बाद मैंने अपना चाय पिया और प्याला छोड़कर अपने शामपुर गांव की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 1 घंटा पैदल चलने के बाद तकरीबन शाम के 5 बजे मैं शामपुर गांव पहुंच गया और फटाफट से चिट्ठियों को उनके पते पर पहुंचाने लगा। सारी चिट्ठियां पहुंचाते पहुंचाते कब 3 घंटे निकल गए पता ही ना चला। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। उस वक्त रात के 8 बजना यानी काफ़ी रात, जिसकी वजह से सारा रास्ता वीरान सा हो गया था। खैर, मैं वहाँ और समय ज़ाया ना करते हुए अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। अमूमन मैं रात को हर वक्त अपने साथ एक टॉर्च रखता था, लेकिन आज मैं अपना टॉर्च डार्क ऑफिस में ही भूल आया था, जिसकी वजह से मैं रात की धुंधली रोशनी के सहारे ही आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर सन्नाटा इतना छाया हुआ था कि दूर कहीं से ट्रेन की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात के कीड़ों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा पुरअसरार बना रही थी। एक तो काफ़ी रात और ऊपर से इतना सुनसान रास्ते को देखकर मैंने अपने अंदर ही अंदर सोचा, अगर कोई सवारी मिल जाए तो मैं उसी के सहारे गांव पहुंच जाऊं। वैसे भी मैं अब बहुत थक चुका था। इतना सोचकर मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तब भी मेरी नज़र रास्ते के आगे किनारे पर खड़े एक आदमी पर गई, जो कि एक रिक्शे के पास खड़ा था। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया
कि ये एक रिक्शा वाला है और साथ ही साथ उस रिक्शे वाले को देखकर मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई कि अब मुझे पैदल चलना नहीं पड़ेगा। तभी मेरे में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये रिक्शा वाला इतनी रात गए इतने सुनसान रास्ते पर क्या कर रहा है। इतनी रात में तो इसे कोई सवारी भी यहाँ नहीं मिल सकती। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो घर जाने से मतलब था। तो मैं जल्दी से उस रिक्शे के वाले के पास पहुँच गया। तो मुझे अपने पास आता देख उस रिक्शे वाले ने कहा, कहाँ जाना है बाबूजी? चलिए मैं छोड़ देता हूँ। इस पर मैंने जवाब दिया, वो मुझे कानपुर गांव जाना है। जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, हाँ हाँ बैठिए मैं ले चलता हूँ। जिसके बाद मैं उस रिक्शा वाले की रिक्शे में चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल होने की वजह से जंगलों से तरह तरह की जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। मैं भूत प्रेत से तो नहीं डरता था, मगर जंगली जानवरों से डरता था। खैर, अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस रिक्शे वाले ने कहा, बाबूजी, आप शामपुर गांव चिट्ठी बांटने गए थे, तो आपने मदन लाल को चिट्ठी क्यों नहीं दी? जिस पर मैंने जवाब दिया, हाँ मदन लाल के नाम से एक चिट्ठी तो आई है, लेकिन मैं जब उसके घर पर देने गया तो उसके घर पर कोई भी ना था। लेकिन जब मैंने आसपास से पूछा तो लोगों ने बताया कि मदन लाल की मौत तो कुछ दिन पहले हो गई है और वो अपने घर पर अकेला रहता था, जिसकी वजह से उसके घर पर ना ही कोई चिट्ठी लेने वाला था और ना ही मैं दे सका। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? जिस पर वो रिक्शा वाला कोई जवाब ना देकर हंसने लगा। तो मैंने उससे दोबारा कुछ नहीं ना पूछा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि ना जाने क्यों मुझे काफ़ी तेज़ नींद आने लगी, वो भी इतनी कि मैं अपने पलकों को खोलकर नहीं रख पा रहा था। अचानक मुझ पर नींद इस कदर हावी हो गई कि मैं रिक्शे पर बैठे बैठे ही सो गया। लेकिन उसके बाद जब मेरी आँख खुली, आगे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि रिक्शा बहुत तेज़ी से चल रहा था और रिक्शा चलाने वाला कोई भी ना था। मतलब कि रिक्शा अपने आप ही चल रहा था। मगर ये कैसे हो सकता था? और तो और वो रिक्शा वाला गया तो गया कहाँ? अभी मैं इस बात के बारे में सोच ही रहा था और हैरान हो रहा था कि तभी मुझे आवाज़ आई कि बाबूजी, मैं वही मदन लाल हूँ। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज़ की तरफ घुमाई, मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वो रिक्शा वाला हवा में उड़ते हुए मेरे साथ चल रहा था। मगर अब उसका पूरा चेहरा बुझा हुआ नज़र आ रहा था और उसकी आंखें बाहर की तरफ लटक रही थी। अभी मैं उसे देखकर कांप ही रहा था कि तभी अचानक से काफ़ी रफ्तार से चलती हुई रिक्शा एकदम से रुक गई और मेरे सामने वो रिक्शा वाला यानी मदन लाल की आत्मा आकर खड़ी हो। डर इस तरह से मेरे ऊपर हावी हो गया कि मेरे हाथ पाँव फूलने लगे, क्योंकि मदन लाल की आत्मा ने कहा, आज से 6 दिन पहले मैं रात के वक्त इसी रास्ते पर रिक्शा चला रहा था। तभी अचानक एक पेड़ मेरे ऊपर आ गिरा, इसलिए मौके वारदात पर ही मेरी मौत हो गई। लेकिन ये खबर मेरे घर वाले नहीं जानते, क्योंकि मेरे घर वाले काफ़ी दूर यहाँ से दूसरे गांव में रहते हैं। पर आप मेरे घर वालों के पास जाकर मेरी मौत की खबर दे दें, क्योंकि जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मेरी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। इतना बोलकर मदन लाल की आत्मा हवा में धुआं हो गई और मैं सीधे अपने घर की तरफ चला आया और दूसरे दिन मदन लाल के घर वालों के पास जाकर पूरी रात बता दी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।